नमस्कार मित्रों, मैं सतीश कुमार सिंह, इलाहाबाद एकेडमी ऑफ जेपीबी ग्रुप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि हमारे ग्रुप द्वारा जो भी वीडियो डाला जा रहा है उसको अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप कमेंट भी किया करें। तो पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी प्लासी के युद्ध के बारे में और मीर जाफर कैसे नवाब बना इसके बारे में। आज हम चर्चा करेंगे मीर कासिम के बारे में। कहा जाता है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, अर्थात अगर आप बबूल का पेड़ लगाएंगे तो पैर में कांटे ही धंसेंगे, आम खाने को नहीं मिलेगा। ठीक वही स्थिति मीर जाफर की हुई। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था 1760 ईस्वी तक आते आते मीर जाफर के ऊपर अंग्रेजों का 25 लाख रुपए बकाया हो चुका था। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने उसके सामने यह शर्त रखी कि बर्दमान और नदिया जिले आप हमको दे दीजिए, लेकिन मीर जाफर तत्कालीन परिस्थितियों को समझने में असफल रहा, जिसका फायदा उठाया उसके जमाता मीर कासिम ने। मीर कासिम ने अंग्रेजों के साथ एक संधि की जिसमें निम्न शर्तें शामिल थी। पहली शर्त यह थी कि मीर कासिम को अंग्रेज नवाब तो बनाएंगे, लेकिन इस नवाब बनाए जाने के बदले मीर कासिम अंग्रेजों को बर्दमान, मिदनापुर तथा चटगांव के क्षेत्र अंग्रेजों को देगा। दूसरी शर्त यह थी कि सिलहट के चूने के व्यापार का आधा हिस्सा अंग्रेजों को मीर कासिम देगा। देखेंगे उस समय सिलहट क्षेत्र से चूना निकाला जाता था जिसका बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। उस चूने के व्यापार में आधा हिस्सा अंग्रेजों ने मांगा। तीसरी शर्त यह थी कि मीर कासिम कंपनी को दक्षिण भारत के अभियान के लिए 5 लाख रुपए देगा। दक्षिण भारत के अभियान का मतलब यहाँ यह है कि आपको यदि याद हो तो इस समय देखेंगे दक्षिण भारत में तृतीय कर्नाटक युद्ध चल रहा था, जिसमें अंग्रेज फ्रांसीसियों से संघर्ष कर रहे थे। चौथी बात कि कंपनी नवाब के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और जरूरत पड़ने पर कासिम को सैनिक सहायता कंपनी यानी अंग्रेज देंगे। पांचवी शर्त यह थी कि मीर कासिम कंपनी के मित्र को अपना मित्र और शत्रु को अपना शत्रु समझेगा। जब यह समझौता मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हो गया, इसके बाद वेंसिटाट तथा केलाड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना मुर्शिदाबाद पहुंची। मीर जाफर ने जैसे ही वेंसिटाट और केलाड के साथ अंग्रेजी सेना को देखा, उसने नवाब पद अपने आप ही छोड़ दिया और अंग्रेजों से 15,000 रुपये मासिक पेंशन लेकर कलकत्ता में रहना मीर जाफर ने उचित समझा। मीर जाफर ने नवाब पद छोड़ दिया। उसके बाद तुरंत अंग्रेजों ने मीर कासिम को 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने नवाब बनने के बदले कंपनी के अधिकारियों को 17 लाख रुपए अतिरिक्त रूप से दिए। यहाँ देखेंगे कि मीर कासिम अंग्रेजों की सहायता से नवाब तो बन गया, परंतु वह मीर जाफर की तरह अंग्रेजों का कठपुतली नवाब बनकर रहना नहीं चाहता था। इसलिए देखेंगे कि वह अपने प्रशासन में कुछ सकारात्मक कदम उठाएगा और अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास करेगा। जैसा कि पहले ही हमने आपको बताया कि सिराजुद्दौला और मीर जाफर के समय, विशेष करके मीर जाफर के समय
अंग्रेज़ों ने बंगाल से बहुत सा धन वसूल किया, जिसके कारण बंगाल की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। परंतु इसके बावजूद मीर कासिम ने अपनी सेना को व्यवस्थित करना शुरू किया और देखेंगे कि अपनी सेना का यूरोपीय पद्धति पर गठन करेगा, क्योंकि मीर कासिम यह जान रहा था कि जो हस्त सिराजुद्दौला का हुआ, जो हस्त मीर जाफर का हुआ, भविष्य में अगर मैं अपनी स्थिति मजबूत नहीं करूंगा तो हो सकता है कि अंग्रेज हमारा भी वही हस्त करें जो पिछले 2 नवाबों का हुआ है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यह अपनी सेना का यूरोपीय पद्धति पर गठन करना शुरू करेगा। इसके बाद देखेंगे कि यह अंग्रेजों से दूरी बनाना भी शुरू करेगा। हमने बताया था कि बंगाल की राजधानी थी मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद और कलकत्ता की दूरी बहुत कम थी और कलकत्ता से मुर्शिदाबाद में राजनीतिक हस्तक्षेप करना बहुत आसान था। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मीर कासिम ने अपनी राजधानी परिवर्तित करने का विचार किया और यह अपनी राजधानी परिवर्तित करके मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को बनाएगा। कई बार आपसे यह क्वेश्चन पूछा है कि बंगाल के किस नवाब ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को बंगाल की राजधानी बनाई? तो किसने बनाई? मीर कासिम ने बनाई। मुंगेर कलकत्ता से काफ़ी दूर स्थित था, इसलिए मुंगेर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना अंग्रेजों के लिए आसान नहीं था। दूसरी चीज़ देखेंगे कि मीर कासिम ने मुंगेर में ही तोपें बनाने और तोड़दार बंदूकें बनाने का कारखाना स्थापित किया। तोड़दार बंदूकें जैसे देखते हैं, विशेष करके उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग तो देखेंगे कि घर घर में बंदूक रखते हैं। जैसे 1 नाली बंदूक हो गई, 2 नाली राइफल, ऐसे तोड़ा जाता है, तोड़ के गोली भरी जाती है, तो वह क्या है? तोड़दार बंदूकें हैं। और उसी तरह की तोड़दार बंदूकें बनाने का कारखाना क्या है? मीर कासिम ने मुंगेर में स्थापित किया। अब देखेंगे कि यह सब सुधार अगर कर रहा है मीर कासिम, तो इसके लिए पैसे की आवश्यकता है, क्योंकि बिना पैसे के कोई भी काम संभव नहीं है। जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आपका परिवार 10 लोगों का है और हर परिवार में कोई न कोई एक मालिक होता है, मुखिया होता है। अगर मुखिया से आप यह कहें कि देखिए भाई, हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, आप पूरे परिवार का खर्च उठाइए, तो देखेंगे मुखिया कहेगा कि बिना पैसे के हम खर्च कैसे चला सकते हैं? यदि तुम लोग कमा के नहीं दोगे तो इस परिवार का खर्च चलाना क्या इतना आसान है इस महंगाई में? ठीक उसी तरह एक राजा होता है, किसी राज्य का नवाब होता है, जब वो अपने राज्य का संचालन करता है, शासन चलाता है, राज्य में कोई आर्थिक सुधार करता है, कोई नया उद्योग लगाता है, तो उसको पैसे की आवश्यकता होती है। यहाँ देखेंगे कि मीर कासिम अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाएगा। इसने पहला काम यह किया कि उन सभी अधिकारियों पर जिन्होंने करों की चोरी की थी पर जुर्माना लगाया कि यदि जो करों की चोरी आप कर रहे हैं अगर उसको नहीं देंगे तो कर तो वसूला ही जाएगा, उसके अतिरिक्त अलग से आपसे जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा देखेंगे कि पुराने करों पर 3/32 भाग अतिरिक्त कर लगाया इसने, जिसे अवाब कर कहा गया। यहाँ देखेंगे कि मान लीजिए कि आपसे हमने पैसा लिया
और उस पैसे को बहुत दिन तक आपको वापस नहीं लौटाया, तो स्वाभाविक है कि उस पैसे का उपयोग हम किसी अन्य क्षेत्र में करेंगे और उस पैसे से कोई व्यवसाय अगर हम करते हैं तो पैसा कमाएंगे। हम तो कमा रहे हैं लेकिन आपका घाटा हो रहा है। और मान लीजिए कि 5 साल बाद हम आपको पैसा वापस कर रहे हैं, लेकिन आपने जितना पैसा दिया था उतना ही पैसा आपको हम लौटा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि अरे यार बड़े चालाक निकले तुम, 4-5 साल से मेरा पैसा फंसाए हो और इसके बाद इतना हमें उतना ही पैसा लौटा रहे हो। अगर मेरे पास पैसा रहता तो मैं इसको बैंक में जमा कर देता तो बैंक हमको कुछ सूद देती। यानी जो लाभ आपको मिलना चाहिए था वह लाभ आपको नहीं मिला, उसका लाभ हमने उठाया। ठीक उसी तरह मान लीजिए कि यह जो कर मिलता अगर बंगाल के नवाबों को, बंगाल के राजकोष में यह पैसा जाता समय से, तो और सकारात्मक कार्य बंगाल के नवाब कर सकते थे। इस चीज को ही ध्यान में रखते हुए मीर कासिम ने जो पुराने करों की चोरी इन्होंने अधिकारियों ने की थी, उस पर 3/32 भाग अतिरिक्त कर लगाकर वसूला। इसके अलावा देखेंगे कि कुछ नए कर भी लगाया। इसके अलावा देखेंगे खिजरी जमा नामक एक कर बंगाल क्षेत्र में वसूला जाता था, लेकिन अधिकारी इसकी चोरी किया करते थे, इसको छुपा लेते थे। लेकिन मीर कासिम ने खिजरी जमा नामक कर की भी वसूली की। इसके अलावा देखेंगे कि मीर कासिम ने उदंड जमींदारों पर नियंत्रण लगाने का भी प्रयास किया। देखेंगे कि इसमें एक बड़ा नाम आता है राम नारायण का, जो बिहार का उपसूबेदार था। यहां देखेंगे कि राम नारायण से मीर जाफर भी परेशान था और मीर जाफर भी राम नारायण के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता था, लेकिन राम नारायण को क्लाइव बहुत मानता था। इसलिए क्लाइव के हस्तक्षेप के कारण मीर जाफर कभी भी राम नारायण के विरुद्ध कठोर कदम नहीं उठा पाया, जिसके कारण राम नारायण का मन बढ़ता गया। लेकिन मीर कासिम ने इसके ऊपर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया और पहले इसको निलंबित किया और उसके बाद इसकी हत्या करवा दी। जैसे ही अंग्रेजों को यह सूचना मिली कि मीर कासिम ने रामनारायण की हत्या करवा दी है, तुरंत कलकत्ता के अंग्रेजी सेना ने अपने पटना के अंग्रेजी सैन्य अधिकारियों को आदेश दिया कि आप पटना पर अधिकार कर लीजिए। तब अंग्रेज सैन्य अधिकारियों ने पटना पर अधिकार कर लिया और जैसे ही यह सूचना मीर कासिम को मिली, मीर कासिम ने कहा कि यह हमारा आंतरिक मामला है और जो हमारे और आपके बीच शर्त तय हुई थी वह यह हुई थी कि आप हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। देखेंगे कि अंग्रेज बहुत चालाक थे और इसके पहले भी आपने देखा और आगे भी देखेंगे कि यह बदलती परिस्थितियों के साथ अपने नीतियों में परिवर्तन करते थे और शर्तों का पालन यह वहीं तक करते थे जब तक कि परिस्थिति इनके अनुकूल नहीं होती थी। यहाँ मीर कासिम के कहने के बावजूद अंग्रेजों ने पटना को खाली नहीं किया। तब नाराज होकर मीर कासिम ने पटना पर आक्रमण करवा दिया और पटना से
148 लोगों को गिरफ्तार कर कैद करवा दिया। यहाँ देखेंगे कि काल कोठरी की घटना में हमने बताया था कि कितने लोग गिरफ्तार किए गए थे, 146 लोग, उसमें +2 कर दीजिए 148, ठीक है। तो यहाँ पटना से कितने अंग्रेज लोग गिरफ्तार किए जाएंगे, तो 148। मीर कासिम द्वारा उठाया गया यह कदम अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा। अंग्रेज यह सोच रहे थे कि हमने तो मीर कासिम को इसलिए बंगाल का नवाब बनाया कि यह मीर जाफर की अपेक्षा हमारे लिए अधिक लाभदायक होगा, और हम मीर कासिम को और अपने नियंत्रण में रखकर बंगाल पर अपना नियंत्रण बनाए रखेंगे। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है। मीर कासिम लगातार उल्टे ही अंग्रेजों पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। अतः अब अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच विवाद बढ़ना शुरू हो जाएगा और इस विवाद का अंतिम परिणाम यह होगा कि मीर कासिम को नवाब पद से हटा दिया जाएगा। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच दस्तक के दुरुपयोग के कारण विवाद और बढ़ा। यहाँ देखेंगे दस्तक क्या है, तो दस्तक एक प्रकार का प्रमाण पत्र था। अगर पिछले वीडियो आपको याद हो तो हमने चर्चा की थी कि मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को 1717 ईस्वी में एक फरमान जारी किया था, जिसके द्वारा मात्र 3000 रुपये वार्षिक जमा कर कंपनी को पूरे बंगाल क्षेत्र में व्यापार करने की छूट दी गई थी। यानी इन पर आंतरिक कर नहीं लगेगा। यहाँ देखेंगे जो फर्रुखसियर द्वारा 1717 का फरमान जारी किया गया था, तो उसके लिए एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता था, जिस प्रमाण पत्र को दिखाकर कंपनी के व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह वस्तुओं को बंगाल क्षेत्र में ले जाते थे और लाते थे। देखेंगे यहाँ जो 1717 के फरमान द्वारा छूट दी गई थी, तो यह छूट केवल कंपनी के व्यापार के लिए दी गई थी। लेकिन इस प्रमाण पत्र या दस्तक का दुरुपयोग करना शुरू किया अंग्रेज व्यापारियों ने। कंपनी के व्यापार के लिए दी गई इस छूट का प्रयोग इन कंपनी के व्यापारियों ने अपने व्यक्तिगत व्यापार के लिए भी करना शुरू कर दिया। यानी अब कंपनी के व्यापारी जब व्यक्तिगत व्यापार करते थे, तो दस्तक के दुरुपयोग के माध्यम से उन सभी आंतरिक करों से छूट पा जाते थे जो कर इन पर लगना चाहिए था। इसके माध्यम से जो बंगाल का राजकोष है वह खाली हो रहा था। यहाँ देखेंगे यह दुरुपयोग केवल यहीं तक सीमित नहीं था। यह प्रमाण पत्र कलकत्ता काउंसिल के प्रधान द्वारा जारी किया जाता था। इन्होंने क्या किया कि जो भारतीय धनी या बड़े व्यापारी थे, उनको भी फर्जी दस्तक बनाकर देना शुरू कर दिया। यानी फर्जी, जैसे आजकल देखेंगे आधार कार्ड और राशन कार्ड फर्जी लोग बनवा रहे हैं, उसी तरह यहाँ क्या है, यह फर्जी दस्तक जारी करते थे। अब होता क्या था कि जब यह धनी बड़े व्यापारी भी दस्तक का प्रयोग करना शुरू कर दिए, तो इन पर भी कर नहीं लगता था।
यानी कंपनी के व्यापार पर पहले से ही कर नहीं लगता था, और अंग्रेज व्यापारी जब व्यक्तिगत व्यापार करते थे तब भी कर नहीं देते थे, और भारत के धनी और बड़े व्यापारी भी कर नहीं देने लगे। जब कर लोग नहीं देंगे तो पैसा आएगा कहाँ से? दूसरी चीज कि इसका एक दुष्प्रभाव और पड़ रहा था। यहाँ देखेंगे कि यह 3 लोग कर नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो बंगाल के छोटे व्यापारी हैं या जिनको दस्तक प्राप्त नहीं हो पा रहा है, वही केवल कर दे रहे हैं। अब जब उन पर कर लगता था तो इन व्यापारियों की वस्तु क्या है, महंगी हो जाती थी, और इन पर कर नहीं लगता था तो इनकी वस्तु क्या है, सस्ती पड़ती थी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे देखेंगे कि हमारे यहाँ विभिन्न शहरों में छोटे छोटे दुकानदार हैं, और वर्तमान में देखेंगे कि अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं जो बड़े पैमाने पर व्यापार करते हैं और ऑनलाइन व्यापारों कर रहे हैं। तो उनकी वस्तु क्या है, सस्ती पड़ती है, और जो हमारे यहाँ के फुटकर विक्रेता हैं उनकी वस्तुएं महंगी पड़ती हैं। चाहे वह मोबाइल को देख लीजिए, चाहे किसी कपड़े को उठाकर देख लीजिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान को उठाकर देख लीजिए, सभी चीज़ें क्या हैं, ऑनलाइन जब मार्केटिंग आप करते हैं तो फुटकर दुकानों की अपेक्षा सस्ती पड़ती हैं। तो आप कहाँ से खरीदते हैं? अमेजन से खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वहाँ वस्तु सस्ती पड़ती है। ठीक वही स्थिति यहाँ हो। जो बंगाल के वो व्यापारी जो कर देते थे, जिनके ऊपर कर लगता था, उनकी वस्तु महंगी हो जाती थी, और जो लोग कर नहीं दे रहे थे, जिसमें कंपनी के व्यापारी, अंग्रेज व्यापारी के व्यक्तिगत व्यापार और भारत के बड़े तथा धनी व्यापारी, इन लोगों की वस्तु सस्ती पड़ती थी। जैसे मान लीजिए कि आम का सीजन चल रहा है, 2 लोग आम बेचने वाले हैं, एक है ए और 2 है दूसरा है बी। मान लीजिए कि दोनों लोग थोक में 40 रुपया पर केजी के हिसाब से आम खरीदते हैं। ए मान लीजिए कि अंग्रेज व्यापारी हैं, इनके ऊपर कोई कर नहीं लगा, तो स्वाभाविक है कि इनका आम सस्ता पड़ेगा, और मान लीजिए कि इनके ऊपर 20% कर लगा दिया गया, तो 40 का 20% हो गया 8 रुपये, यानी इनका पड़ गया 48 रुपये केजी। तो कहने का मतलब है कि अगर आपसे कहा जाए कौन सा आम खरीदेंगे, ए वाले का आम खरीदेंगे कि बी वाले का आम, तो स्वाभाविक है आप यही कहेंगे कि ए वाले का आम खरीदेंगे हम। ठीक यही स्थिति यहाँ हो रही थी, जिसका सीधा प्रभाव बंगाल के राजकोष पे पड़ रहा था, और बंगाल राज्य को कर की बहुत हानि होती थी। मीर कासिम के पास एक ही उपाय था कि वह कंपनी के अधिकारियों को समझाए कि जो छूट दी गई है कि केवल कंपनी के व्यापार पर कर नहीं लगेगा, मुक्त व्यापार की छूट केवल कंपनी को दी गई है, उन नियमों का वह पालन करे। लेकिन आप यह सोचिए, क्या अंग्रेज मीर कासिम की बात मानेंगे? नहीं। यहाँ आप देखेंगे कि मीर कासिम अंग्रेज़ों को समझाने का प्रयास किया, अंग्रेज़ों से समझौता करने का प्रयास किया, लेकिन कलकत्ता काउंसिल ने मीर कासिम के सभी प्रयासों को एक सिरे से नकार दिया।
इन परिस्थितियों में मीर कासिम के सामने अब एक ही उपाय था कि वह अपने राज्य से सभी आंतरिक कर समाप्त करें, और मीर कासिम ने एक कठोर निर्णय लेते हुए 1763 ईस्वी में अपने राज्य से सभी आंतरिक कर समाप्त कर दिए। देखेंगे कि इसके आंतरिक कर समाप्त करते ही भारतीय व्यापारी और अंग्रेजी व्यापारी सभी एक समान हो गए। देखेंगे जैसा कहा जाता है कि सब धान 22 पसेरी, यानी सभी बराबर, भारतीय व्यापारी भी बराबर और अंग्रेजी व्यापारी भी बराबर। लेकिन क्या यह स्थिति अंग्रेजों को मंजूर होगी? नहीं। अब अंग्रेजों ने यह दबाव बनाना शुरू किया मीर कासिम पर कि जो आंतरिक कर समाप्त किया गया है इसको फिर से लगाया जाए। लेकिन मीर कासिम ने इस आंतरिक कर को लगाने से इनकार कर दिया। देखेंगे कि मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच बढ़ता विवाद बक्सर युद्ध की भूमिका तैयार करेगा, और अंततः 1763 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल के नवाब पद से हटा दिया और एक बार पुनः 1763 ईस्वी में मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया। लेकिन देखेंगे कि मीर कासिम, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि मीर जाफर की तरह का व्यक्ति नहीं था, उसे जब नवाब पद से हटाया गया तो इस चीज़ को वह आसानी से स्वीकार नहीं करेगा, और बक्सर युद्ध से पहले वह अंग्रेज़ों से 3-4 युद्ध करेगा, जिसमें देखेंगे महत्वपूर्ण है, एक है कटवा का युद्ध जो 1763 जुलाई में हुआ था, दूसरा है गिरिया का युद्ध, यह सितंबर में हुआ था, इसके बाद सूती का युद्ध, इसके बाद देखेंगे उदय नाला का युद्ध। लेकिन इन चारों युद्धों में मीर कासिम पराजित हुआ, और जब इन सभी युद्धों में मीर कासिम पराजित हो जाएगा तो किसी तरह भागकर यह पहुंचेगा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास। यहाँ देखेंगे कि मीर कासिम भागकर अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास गया और उसको यह समझाने का प्रयास करेगा कि ऐसा है, अंग्रेज अब पूरे भारत के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, और देखा आपने कि इन्होंने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया, अतः अब ज़रूरत है कि हम सभी लोग मिलकर इनके विरुद्ध युद्ध करें। ऐसी परिस्थिति में इन दोनों ने मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय से संपर्क किया, और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय इन दोनों की सहायता करने के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार देखेंगे कि इन तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेज़ों से अब निर्णायक युद्ध लड़ने को तैयार होगी, और यह युद्ध लड़ा गया 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के पास या बक्सर में लड़ा गया, जिसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है। यहाँ देखेंगे कुछ किताबों में दिया है कि इन तीनों की संयुक्त सेना लगभग 50,000 के करीब थी, कुछ किताबों में 60,000 दिया हुआ है। जो भी हो, यह आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी तरफ देखेंगे अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वह करेगा हेक्टर मुनरो, जो कि एक कुशल सेना नायक था। और इसके पास कुल 7,072 सैनिक थे। यहाँ हमने बताया कि मीर कासिम ने इन दोनों का सहयोग तो लिया, लेकिन हमने आपको उत्तरकालीन मुग़ल शासक जब पढ़ाया था तो बताया था कि
उत्तरकालीन मुगल शासकों में से कोई भी शासक योग्य नहीं था और अधिकतर नवाब तो कोई युद्ध किए ही नहीं थे। और जब आप युद्ध नहीं करेंगे, साम्राज्य विस्तार नहीं करेंगे, तो आपको युद्ध का अनुभव नहीं होगा, और जब आपकी सेना युद्ध नहीं करेगी तो उस सेना में वो कुशलता नहीं होगी जो युद्ध जीतने के लिए जरूरी होता है। यहाँ देखेंगे संख्या में तो इनकी सेना काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में केवल 7072 सैनिकों ने इन तीनों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। यानी बक्सर का युद्ध अंग्रेजी सेना ने जीत लिया और इस युद्ध में पराजित होने के बाद मीर कासिम तो भाग गए, क्योंकि इनके पास कोई राज्य तो बचा नहीं था। लेकिन यह दोनों लोग जिनका राज्य था, साम्राज्य था, यह लोग कहाँ भाग के जाएं? इसलिए यह लोग आगे चलकर अंग्रेजों से एक संधि करेंगे जिसे कहा जाता है इलाहाबाद की संधि। यहाँ देखेंगे कि जो बक्सर का युद्ध है काफ़ी निर्णायक युद्ध था। इसके पहले आपने प्लासी का युद्ध पढ़ा था, तो प्लासी का युद्ध हमने बताया था कि युद्ध नहीं था, वह एक षड्यंत्र था। वहाँ जो है छल कपट के माध्यम से युद्ध जीता गया था। लेकिन यहाँ क्या है, 3 लोगों की सेना, यानी मुगल बादशाह जो कि अभी भी भारत का सम्राट माना जाता था, बादशाह माना जाता था, उसकी सेना पराजित हो रही है। अवध के नवाब की सेना पराजित हो रही है। मीर कासिम की भी सेना थी तो मीर कासिम की सेना पराजित हो रही है। यानी 3 शासकों की सेना को यह एक साथ पराजित कर रहे हैं। यानी सैनिक कुशलता और सैनिक दृष्टिकोण से यह जो बक्सर का युद्ध है वह निर्णायक साबित हुआ, और यहीं इस बक्सर के युद्ध ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रख दी। यहाँ देखेंगे कि इस बक्सर के युद्ध के समय बहुत बार पूछा है कि गवर्नर कौन था, तो गवर्नर था वेंसी टार्ट। यहाँ अंग्रेज जो अवध के नवाब और सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि करेंगे, वह संधि होगी अगस्त 1765 ईस्वी में, जबकि बक्सर का युद्ध समाप्त हो रहा है अक्टूबर 1764 ईस्वी में। यानी अक्टूबर से अगस्त अर्थात लगभग 10 महीने बाद यह संधि की गई। और यह संधि, और इस संधि में इतना समय इसलिए लगा क्योंकि अब इस संधि को करने के लिए एक बार पुनः लॉर्ड क्लाइव को इंग्लैंड से भारत भेजा जाएगा, क्योंकि यहाँ अंग्रेजों का मानना यह था कि भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को सामरिक दृष्टिकोण से लॉर्ड क्लाइव बहुत अच्छी तरह समझता है, और चूंकि यह दोनों बड़े शासक हैं, अतः इन लोगों के साथ कैसी संधि की जाए इसके बारे में सही निर्णय लॉर्ड क्लाइव ही ले सकता है। अतः वेंसिटार्ट को वापस भेजा जाएगा और लॉर्ड क्लाइव को भारत भेजा जाएगा, और लॉर्ड क्लाइव आकर भारत में इन लोगों से इलाहाबाद की संधि करेगा। यहाँ देखेंगे कि एक क्वेश्चन और कई बार यह पूछा है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो बहुत लोग जल्दीबाजी में कहते हैं कि मीर कासिम था, लेकिन देखेंगे कि मीर कासिम को 1763 ईस्वी में ही नवाब पद से हटाया जा चुका था। अतः बक्सर के युद्ध के समय जो बंगाल का नवाब होगा वह कौन होगा, मीर जाफर। यहाँ आपको हमने बताया कि लॉर्ड क्लाइव को भारत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब सुजाउद्दौला से संधि करने के लिए भारत भेजा जाएगा। लॉर्ड क्लाइव भारत आया और अगस्त 1765 ईस्वी में
दोनों लोगों से इलाहाबाद की संधि करेगा, जिसे इलाहाबाद की प्रथम संधि जो कि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी और यह हुई थी मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय से। जबकि दूसरी संधि जो की गई 16 अगस्त 1765 ईस्वी को अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से। देखेंगे कि लॉर्ड क्लाइव जब आया तो अगर वह चाहता तो इन दोनों पराजित राजाओं को सत्ता से हटाकर इन दोनों क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर सकता था। लेकिन लॉर्ड क्लाइव, जैसा कि हमने बताया, बहुत चालाक व्यक्ति था। जब भी वह कोई कदम उठाता था तो बहुत सोच विचार कर उठाता था और उसने यह निर्णय लिया कि यदि हम इन दोनों राज्यों पर अगर एक साथ नियंत्रण स्थापित करते हैं तो पहली बात तो यह कि इतने बड़े क्षेत्र पर शासन करने के लिए हमारे पास अधिकारियों की कमी है। दूसरी चीज़ यह कि हमारा जो वास्तविक चरित्र है वह अन्य भारतीय राजाओं और जो भारत में अन्य यूरोपीय शक्तियां हैं उनके सामने स्पष्ट हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में अन्य यूरोपीय शक्तियां हमारे विरुद्ध एक हो सकती हैं। अतः उसने इन दोनों राज्यों पर या इन दोनों क्षेत्रों पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित करने की नीति अपनाई, जिसका परिणाम था इलाहाबाद की संधि। लॉर्ड क्लाइव ने पहली संधि जो की, जैसा कि अभी बताया हमने, मुग़ल बादशाह से की। मुग़ल बादशाह ने इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी वसूल करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया और अंग्रेजों ने इसके बदले मुग़ल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया। जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया है कि मुग़ल प्रांतों में दो अधिकारी होते थे, एक सूबेदार और दूसरा दीवान। तो जो सूबेदार होता था वो पूरी तरह निजामत कार्य देखता था, यानी पूरी तरह प्रशासन कार्य देखता था, जबकि जो दीवान था वह आर्थिक कार्यों को देखता था, राजस्व वसूली को देखता था। कहने का मतलब यह है कि इन तीनों क्षेत्रों की दीवानी वसूल करने का अधिकार किसको दे दिया गया? अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। दूसरी तरफ देखेंगे कि अंग्रेजों ने मुग़ल बादशाह को निजामत खर्च के लिए 53 लाख रुपए देना स्वीकार किया। यानी अब अंग्रेज 26 लाख रुपया यह और 53 लाख रुपया यह मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को देंगे। और यह सब देकर अंग्रेजों ने क्या किया? मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद के किले में 6 वर्ष के लिए कैद कर दिया। और जैसा कि उत्तरकालीन मुग़ल शासक पढ़ाते समय हमने बताया था कि इस कैद के दौरान ही शाह आलम द्वितीय इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाएगा। दूसरी तरफ देखेंगे 16 अगस्त 1765 ईस्वी को जो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से संधि की गई, उसमें एक शर्त यह थी कि इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र शुजा-उद-दौला अंग्रेजों को देगा। और अंग्रेजों ने क्या किया कि नवाब से, अवध के नवाब से यह दोनों क्षेत्र लेकर मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दे दिया। या यह कह सकते हैं कि इलाहाबाद की दूसरी संधि के तहत अंग्रेजों ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से इलाहाबाद तथा कड़ा के क्षेत्र मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिलवा दिया। इसके अलावा देखेंगे कि दूसरी संधि में कुछ अन्य शर्तें भी थी, जैसे नवाब को युद्ध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया और उससे युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए
वसूला गया, यानी शुजाउद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 50 लाख रुपए दिए। इसके अलावा उससे चुनार का दुर्ग लिया गया। इसके अलावा जो तीसरी शर्त थी वो यह थी कि बनारस के जागीरदार बलवंत सिंह को उसकी जागीर में प्रतिस्थापित किया जाए, यानी बनारस तथा गाजीपुर के क्षेत्र बलवंत सिंह को दिया जाए। जो अगली शर्त थी, नवाब ने कंपनी के साथ आक्रमण तथा रक्षात्मक संधि की, जिसके अनुसार नवाब को कंपनी की आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क सहायता करना होगा। अगली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त थी वह यह थी कि कंपनी अवध की सीमा की सुरक्षा के लिए सैनिक सहायता करेगी, जिसके लिए नवाब को अलग से धन देना होगा, यानी अब अवध में अंग्रेजी सेना रख दी गई। यहाँ देखेंगे जो यह समझौता है और यह समझौता है, यहाँ नवाब जो कंपनी की सहायता करेगा वह निःशुल्क करेगा, और यहाँ जो कंपनी अवध की सीमा की सुरक्षा करेगी वह क्या है, उसके लिए नवाब को धन देना पड़ेगा। अर्थात आप देख सकते हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ कितनी चालाकी से सारे निर्णय अपने पक्ष में लिए, और जिसका परिणाम दूरगामी होगा। देखेंगे कि इस इलाहाबाद की संधि पर किसने किसने हस्ताक्षर किए, कई बार पूछा गया है। तो देखेंगे कि अंग्रेजों की तरफ से इस इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर करेगा लॉर्ड क्लाइव। दूसरी तरफ मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय इस पर हस्ताक्षर करेगा। तीसरा व्यक्ति होगा अवध का नवाब शुजाउद्दौला इस संधि पर हस्ताक्षर करेगा। आगे चल के देखेंगे कि इन तीन व्यक्तियों के अलावा इस संधि पर एक चौथा व्यक्ति भी हस्ताक्षर करेगा। बंगाल का नवाब होगा नवाब नजमुद्दौला, जो कि फरवरी 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बनेगा। यहाँ देखेंगे कि इस इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल में एक द्वैध शासन, जिसे दोहरा शासन कहा जाता है, वह लागू होगा, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ इतना समझिए कि द्वैध शासन यानी दोहरा शासन का तात्पर्य इतना है कि दो लोगों का शासन, यानी बंगाल में अब नाम मात्र के लिए नवाब शासन के प्रमुख हैं, लेकिन जो सारी शक्तियां होंगी वह किसके पास होंगी, अंग्रेजों के पास। यानी दो लोगों का शासन है, एक नवाब का, एक दूसरा अंग्रेजों का। यहाँ देखेंगे कि फरवरी 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। देखेंगे जैसा कि हमने बताया था, मीर जाफर को 1763 ईस्वी में नवाब बनाया जाएगा दोबारा, जो फरवरी 1765 तक बंगाल का नवाब रहेगा। फरवरी 1765 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तब इसके पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। यहाँ देखेंगे अंग्रेजों ने इसको नवाब बनने की अनुमति तो दे दी, लेकिन शर्त यह रखी कि नजमुद्दौला निजामत के जितने भी कार्य हैं, जिसमें सैनिक मामले और विदेशी मामले दोनों आते हैं, यह पूर्णतया कंपनी के अधीन कर देगा। यानी केवल सांकेतिक रूप से नजमुद्दौला बंगाल का नवाब रहेगा और निजामत का कार्य भी अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों ने ले लिया।
आगे देखेंगे कि अंग्रेजों ने नजमुद्दौला को 60 लाख की वार्षिक पेंशन दे दी, लेकिन 1766 ईस्वी में ही नजमुद्दौला की मृत्यु हो जाएगी। तब सैफुद्दौला 1766 ईस्वी से 1770 ईस्वी तक बंगाल का नवाब होगा। यहाँ देखेंगे कि इसकी स्थिति अंग्रेज और भी कमज़ोर कर देंगे और जो नजमुद्दौला को 60 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी जा रही थी वह अब घटाकर सैफुद्दौला के लिए केवल और केवल 12 लाख रुपए वार्षिक दी जाएगी। सैफुद्दौला की 1770 ईस्वी में मृत्यु हो गई, जिसके बाद मुबारिक-उद-दौला 1770 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनेगा, जो बंगाल का अंतिम नवाब था। अंग्रेजों ने इसे केवल 10 लाख रुपए वार्षिक की पेंशन दी। यहाँ 1774 ईस्वी तक और किसी किसी किताब में यह 1775 ईस्वी तक दिया हुआ है, लेकिन मुबारिक-उद-दौला 1770 से 1774 ईस्वी तक बंगाल का नवाब होगा। लेकिन देखेंगे कि इस बीच हमने आपको बताया था कि इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल में दोहरे शासन की स्थापना की गई थी। अगर आपसे यहाँ यह पूछे कि बंगाल में दोहरे शासन या द्वैत शासन किसने लागू किया, तो लॉर्ड क्लाइव ने किया। यह दोहरा शासन 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक चलेगा, लेकिन 1772 ईस्वी में गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और सारे अधिकार अपने पास ले लिए। इस प्रकार यह बंगाल के नवाबों का इतिहास समाप्त हुआ। यहाँ एक चीज़ आपको हम बताना भूल गए थे, पिछले वीडियो में हमने बताया था प्लासी का युद्ध। कई बार यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्लासी का मैदान किस नदी के तट पे है। बहुत से लोग यह बताते हैं कि प्लासी का मैदान गंगा नदी के तट पे है, जो कि गलत है। देखेंगे प्लासी का मैदान भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। अब आप कहेंगे कि भागीरथी नदी तो उत्तराखंड में बहती है और प्लासी बंगाल में है, तो फिर प्लासी भागीरथी नदी के तट पर कैसे स्थित है। तो ये जान लीजिए कि बंगाल में गंगा की एक शाखा निकलती है जिसे बंगाल में भागीरथी के नाम से जाना जाता है, और प्लासी उस भागीरथी नदी के तट पर ही स्थित है। आज के वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।